हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अजय एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल पे। जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा लीजिए बेल आइकन का बटन, जिससे कि आने वाले वीडियो के बारे में आप सभी को पता चल सके सबसे पहले। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का ऑनलाइन प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 85, जो कि यूपीपीसीएल वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है आज का, निम्नलिखित में से किस तरह का लैंप होल्डर सीधे लकड़ी के बोर्ड पर लगाया जाता है? तो कौन सा होल्डर होता है जिसको हम सीधे ही लकड़ी के बोर्ड पर लगा सकते हैं? पेंडेंट होल्डर, एंगल होल्डर, ब्रैकेट होल्डर या बैटन होल्डर? सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम से पूछा जाता है, कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन का हम आसानी से आंसर नहीं दे पाते हैं, तो यही प्रॉब्लम होती है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस तरह का लैंप होल्डर होता है जो सीधे लकड़ी के बोर्ड पर लगाया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी बैटन होल्डर होता है वो, जिसको 2 पेच की सहायता से कसा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर। अब बात आती है किसी भवन की, कोई भी भवन है, उसकी नींव से भूमिगत केबल की कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये फेमस क्वेश्चन है, रट लेना इसको, जितने भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं इस वीडियो को। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। किसी भवन की नींव से भूमिगत केबल की कम से कम दूरी कितनी होनी चाहिए? बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 50 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब 10 सेंटीमीटर। यानी किसी भी भवन की नींव से भूमिगत केबल की दूरी कम से कम 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर। इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है घरेलू तार स्थापन में उप परिपथ के लिए किस प्रकार का एल्यूमिनियम चालक का प्रयोग किया जाता है? तो एल्यूमिनियम जो चालक प्रयोग में लिया जाता है, उसके यहाँ पे माप दे रखी है, तो कौन सा होगा? 1/1.8 mm या 1/2.24 mm या 1/1.4 mm या 1/1.2 mm? तो बताइए दोस्तों कौन सा आंसर होगा। घरेलू तार स्थापन की बात हो रही है, उप परिपथ के लिए किस प्रकार का या किस आकार का एल्यूमिनियम चालक काम में लिया जाता है, यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर की बात हो रही है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे घरेलू तार स्थापन की बात की जाए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब 1/1.4 mm इस माप का हमारे पास तार होना चाहिए या कंडक्टर होना चाहिए एल्यूमिनियम का, जो कि फैन, लाइट आदि के प्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर। ये इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को रट लेना, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है। तो बताइए फटाफट इसका आंसर क्या होगा। आईई नियमों के अनुसार किसी उपभोक्ता के परिसर में घोषित तथा वास्तविक वोल्टता के बीच का जो अधिकतम अनुज्ञेय अंतर होता है वो कितना होना चाहिए? उन दोनों के बीच में क्या पूछा गया है? अंतर पूछा गया है। तो अंतर बताइए कितने का होना चाहिए? ±4% का, या ±4.5% का, या ±3% का, या ±3.5% का? तो प्लस माइनस का इसमें मतलब ये होता है गाइस, क्योंकि प्लस माइनस एक बार माइनस हो गया और एक बार प्लस हो गया, तो माइनस में जो कम होगा और प्लस में जो दे रखा है वो उतना बढ़ सकता है या उतना घट सकता है। इसका मतलब उतना ही घटेगा और उतना ही बढ़ेगा, उतना उसका अंतर हो गया। माइनस और प्लस वाली माप को हम योग करेंगे तो वो उसका अंतर माना जाता है। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। आईई नियमों के अनुसार किसी उपभोक्ता के परिसर में घोषित तथा वास्तविक वोल्टता के बीच का अधिकतम अनुज्ञेय अंतर कितना माना जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी ±3% होता है हमेशा। ये आपको नोट करना है, समझिए आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 5 नंबर। अब बात आती है 3 फेज विद्युत प्रणाली के निर्धारित वोल्टेज को किस प्रकार दर्शाया जाता है? 3 फेज विद्युत प्रणाली के निर्धारित वोल्टेज की बात हो रही है, तो वो किस प्रकार दर्शाया जाता है? शिखर फेज वोल्टेज के हिसाब से, या आरएमएस लाइन से लाइन वोल्टेज, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे आरएमएस होगा, लाइन टू लाइन वोल्टेज, शिखर लाइन से लाइन वोल्टेज,
या आरएमएस फेज वोल्टेज? बताइए कौन सा आंसर होगा। 3 फेज विद्युत प्रणाली के निर्धारित वोल्टेज को किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है 3 फेज विद्युत प्रणाली के निर्धारित वोल्टेज को किस प्रकार दर्शाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मतलब आरएमएस लाइन से लाइन वोल्टेज। समझिए आगे होगा आपसी को। यानी आरएमएस को क्या बोलते हैं? आरएमएस को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल मान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। अब बात आती है दिए गए चालकों यानी कंडक्टर्स में से कौन सा चालक उच्च वोल्टता संचरण हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन में सबसे ऊपर रहता है? आर फेज रहता है या वाई फेज या बी फेज या भूमि कंडक्टर, यानी जिसको हम अर्थिंग वायर बोलते हैं। तो आपको पता है फेज होते हैं वो 3 टाइप से होते हैं, आर वाई बी। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, ट्रांसमिशन जो लाइन होती है सबसे बड़ी, उसके अंदर जो सबसे ऊपर वाली वायर होती है वो किसकी होती है, कौन से फेज की होती है या कौन सी वायर मानी जाती है उसको। और जो न्यूट्रल होता है वो ब्लैक कलर का होता है हमेशा, ये आपको ध्यान रखना है। तो आर वाई भी 3 फेज हो गए, भूमि कंडक्टर होगा। तो बताइए कौन सा आंसर होगा इसका राइट। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वेरी गुड। अगर जिसको वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कीजिए। तो दिए गए कंडक्टर्स में से कौन सा चालक उच्च वोल्टता संचरण में सबसे ऊपर रहता है? तो वो रहता है भूमि कंडक्टर। आपको ध्यान रखना है, आपने देखे होंगे जो लोहे वाले खंभे होते हैं जो टावर वाले, उसमें सबसे ऊपर एक नंगी वायर होती है जो होती है जीआई की, और जिसके अंदर से अर्थिंग दी जाती है, जो खंभे टू खंभे से अटैच होती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की प्रतिरोधकता अत्यधिक तेजी से बढ़ती है जब आर्द्रता कितने % कम होगी? 60%, 40%, 20% या 10%? फटाफट आंसर बताइए इसका क्या होगा। पृथ्वी की प्रतिरोधकता अत्यधिक तेजी से बढ़ती है जब आर्द्रता कितनी कम होती है? तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर टाइप कीजिए। जब आर्द्रता 20% कम होगी, मतलब सी आंसर हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर। अब बात आती है एक पावर परिपथ में कितने निर्गम आउटलेट्स स्वीकृत होते हैं? हाउ मेनी आउटलेट्स आर परमिटेड इन ए पावर सर्किट? 10 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स या 1 पॉइंट्स? बताइए फटाफट। एक पावर परिपथ में कितने निर्गम आउटलेट्स स्वीकृत होते हैं दोस्तों? आंसर बताइए जिसको भी पता है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ जिसको नहीं पता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मतलब 2 पॉइंट्स परमिटेड होते हैं। यानी एक पावर परिपथ की बात हो रही है यहाँ पे, उसमें कितने पॉइंट्स होंगे? 2 पॉइंट्स। और एक शक्ति परिपथ होता है, यानी जिसको पावर परिपथ बोलते हैं, उसमें 3000 वाट तक लोड तथा 2 पॉइंट से अधिक रेटिंग के उपकरण नहीं जोड़ सकते। समझे आगे होगा आपसी को, यानी 3000 वाट से अधिक नहीं कर सकते और 2 पॉइंट से ऊपर नहीं दे सकते। जो नॉर्मल सर्किट होता है उसमें 10 पॉइंट होते हैं और 800 वाट अधिकतम रेटिंग होती है, ये भी नोट कर लेना। तो इसका मतलब इसमें 2 पॉइंट प्लस 3000 वाट हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 9 नंबर, इसका आंसर बताइए क्या होगा। किसी भी नए संस्थापन में वायरिंग की पूर्णता को किस नियम के सेट से जांचा जाता है? भारतीय विद्युत अधिनियम 1950 के तहत, या भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के अंतर्गत, या भारतीय विद्युत अधिनियम 1960 के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं? इस क्वेश्चन के आंसर फटाफट बताइए जिसको भी पता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी नए संस्थापन में वायरिंग की पूर्णता को, यानी वायरिंग की बात हो रही है यहाँ पे, उसको किस नियम के सेट से जांचा जाता है? बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 1956 के अंतर्गत। यह आपको ध्यान रखना है। यानी किसी भी नए संस्थान में वायरिंग की पूर्णता को भारतीय अधिनियम या भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के तहत जांचा जाता है। यानी उपभोक्ता भवन में प्रदाय जो स्रोत होता है वह उस पर जो लगे हुए ऊर्जा मापी होते हैं, यानी
उनकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, वो इस नियम के अंतर्गत ही आती है। और कोई भी वायर होगी तो वो धूप, वर्षा आदि के अंदर किस टाइप से प्रभाव करेगी या किस टाइप से इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करेगी, उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उसी के अंदर आती है। किसके अंतर्गत? 1956 के अंतर्गत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर। अब बात आती है बड़े शक्ति संयंत्रों के लिए भू संपर्कन प्रतिरोध का मान क्या होना चाहिए? 1 ओम, 0.5 ओम, 2 ओम या 5 ओम? बताइए कौन सा आंसर होगा। बड़े शक्ति संयंत्रों के लिए भू संपर्कन या अर्थिंग प्रतिरोध का जो मान है वो क्या होना चाहिए? फटाफट बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 0.5 ओम होना चाहिए। और थोड़ा ध्यान से सुन लेना, समझ में आ जाएगा। यानी बड़े शक्ति केंद्र के लिए अर्थिंग प्रतिरोध का मान कितना होना चाहिए? 0.5 ओम। यह 0.5 से लेकर लगभग 1 ओम तक होता है वैसे, लेकिन 0.5 ही आता है क्योंकि मिनिमम यही होता है और ज़्यादातर यही होता है और शुद्ध इसी को ही माना जाता है। समझे आगे होगा आप सभी को। और तार स्थापन संस्थान होते हैं वहाँ पे हमेशा, जहाँ पे वायरिंग को एडजस्ट किया जाता है या सेट किया जाता है, वहाँ पे हमेशा रेजिस्टेंस होगा 1 ओम। और जो छोटे शक्ति केंद्र होते हैं वह उपकेंद्र होते हैं, वहाँ पे 1 से 2 ओम के बीच होता है, ये भी नोट कर लेना। और जो वैद्युतिक संस्थान होते हैं वहाँ पे अर्थिंग की जाती है, तो वहाँ पे 2.5 से 5 ओम के बीच में रेजिस्टेंस होता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। समझ में आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर। अब बात आती है ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार के भू संपर्कन का उपयोग किया जाता है? प्लेट भू संपर्कन यानी प्लेट अर्थिंग, या रोड अर्थिंग, या स्ट्रिप अर्थिंग, या प्लेट और स्ट्रिप दोनों? बताइए कौन सा आंसर होगा। ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार की अर्थिंग की जाती है दोस्तों? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी स्ट्रिप अर्थिंग। तो स्ट्रिप अर्थिंग क्या होती है? इसमें एक पत्ती होती है जीआई की, उसको गाड़ा जाता है ज़मीन के अंदर, नॉर्मल सी बात है। प्लेट अर्थिंग में प्लेट लगाई जाती है चारकोल वगैरह डाल के उसमें, और रोड अर्थिंग में एक रोड स्थापित कर दी जाती है जिसको हम पाइप अर्थिंग भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ट्रांसमिशन लाइन में कौन सी अर्थिंग होती है? स्ट्रिप अर्थिंग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 12 नंबर। इसका आंसर बताइए किस वोल्टता स्तर के लिए स्क्रूड नलिका परिपथ का प्रयोग किया जाता है? फटाफट बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वोल्टता स्तर के लिए स्क्रूड नलिका परिपथ का प्रयोग किया जाता है? 250 वोल्ट से कम, या 250 से 600 वोल्ट के बीच में, या 600 वोल्ट से ऊपर, या इनमें से कोई नहीं? यह भी फेमस क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी 250 से 600 वोल्ट के बीच। मतलब 250 से 600 वोल्ट तक स्तर के लिए स्क्रूड नलिका परिपथ का प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग हमेशा विद्युत वायरिंग को सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है दोस्तों 13 नंबर। अब बात आती है मानक तार गेज जो कि अर्थिंग के लिए प्रयोग में लाई जाती है वो अपेक्षाकृत पतली नहीं होनी चाहिए। किससे कम नहीं होनी चाहिए? 14 SWG से, या 8 SWG। SWG का मतलब होता है दोस्तों स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी एक वायर की माप या उसकी चौड़ाई बोलते हैं या जिसका व्यास बोलते हैं, जो SWG में मापा जाता है, या 12 SWG या 16 SWG। और SWG जितना कम होगा तार उतना ही चौड़ा होगा, यानी मोटाई ज़्यादा होगी उसकी, ये आपको ध्यान रखना है। तो मतलब यहाँ पे अर्थिंग के लिए पूछा गया है, यानी जो मानक तार काम में लिया जाता है GI का, गैल्वेनाइज्ड आयरन का, तो वो कितने से कम नहीं होना चाहिए। फटाफट आंसर टाइप कीजिए। तो दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, तो आपको ध्यान रखना है 8 SWG यानी स्टैंडर्ड वायर गेज से कम नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और घर की जो अर्थिंग करते हैं यानी उसके लिए 14 SWG का लगभग काम में लिया जाता है वायर। समझिए आगे होगा आप सभी को, यानी 8 SWG से तो पतला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर।
आजकल भारतीय विद्युत क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए कौन सा अधिनियम प्रयोग में लिया जाता है या काम में लिया जाता है? भारतीय विद्युत अधिनियम 1910 या भारतीय विद्युत अधिनियम 2000 या भारतीय विद्युत अधिनियम 1948 या भारतीय विद्युत अधिनियम 2003। बताइए कौन सा आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम से पूछे जाते हैं और एक क्वेश्चन जरूर आता है अधिनियम के तहत, यानी जिसमें सन पूछा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मतलब भारतीय विद्युत अधिनियम 2003। तो मतलब क्या होता है इसका, क्योंकि भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 से पहले अधिनियम बना था एक 1910 और 1948 और 2000। तो इन तीनों यानी ए बी सी, इन तीनों के बाद में इसको थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी देके उसमें कुछ और चीज़ें या कुछ और नियम अपडेट करके 2003 बना दिया था। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, विद्युत के उत्पादन, संचरण और जो वितरण होते हैं, यानी उन सभी की व्याख्या की गई है। जो संचरण लाइनें होती है, वितरण, यानी उन सभी के बारे में नियम प्रदर्शित किए गए हैं, लिखे गए हैं। उसके अंतर्गत ही वायरिंग की जाती है। तो वो किस में आती है? वो आती है 2003 में। ये संशोधित रूप किसका है? 1910 का, 1948 का और सन 2000 का। समझिए आगे होगा आप सभी को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, आज की क्लास आपको कितनी अच्छी लगी? 100%, 75%, 50% या 50% से कम? तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए फटाफट। बेहतरीन क्लास के लिए अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बेहतरीन क्लासेस लेके आएंगे, जुड़े रहिएगा। अब जल्दी जल्दी मिलेगी आपको क्लासेस इलेक्ट्रीशियन की, जो कि ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर दोनों टाइप के क्वेश्चनों के द्वारा अलग अलग क्लासेस होंगी। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का प्यार इसी प्रकार से बना रहे अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के साथ। जो नया स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डेली टेस्ट होगा, बने रहिएगा और सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आप सभी को अच्छा लगा है। कोई भी कमी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और डिसलाइक भी ठोक देना, जिससे कि पता तो चले कितने स्टूडेंट्स को कितना अच्छा लगा। और शेयर करना आपके पास जितने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप है उन सभी में। जिसने भी अभी तक अज्जू एजुकेशन लाइव यूट्यूब चैनल के टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, वहाँ से। और टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। यूपीपीसीएल वाले साफ तौर पे कहना चाहूँगा, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन हम ही दबाएंगे अब की बार, क्योंकि आपको मिलेगी बेहतरीन क्लासेस लगातार इसी चैनल पे। कोई भी डाउट हो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में टाइप करके।